Hello everyone. So this is the third session of People Development and Environment where we will be covering the topic of air pollution and its types. So this will be a very detailed session where the whole of air pollution will be covered. In the first session we have studied about the introduction to ecosystem and the environment. In the second session we have studied about MDGs and SDGs and easy tricks to remember that. In this session, we will be studying about air pollution and its types. So let's get started. तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हम पढ़ेंगे। तो ऐसे मत समझो कि हम रट्टा मारे या कुछ, हम स्टोरी के फॉर्म में ही पढ़ने वाले और ऐसे पढ़ेंगे कि ऐसे लगना चाहिए कि रियल लाइफ में हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुछ रट्टा नहीं मारने वाले, आराम से पढ़ेंगे एंड मस्त मजेदार वे में स्टोरी के फॉर्म में, पिक्चर के वे में इसको कंप्लीट करेंगे। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है फ्रॉम सोर्सेज लाइक व्हीकल्स, इंडस्ट्री, बर्निंग फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब देख लीजिए, ये कार है, इधर से धुआं निकल रहा है, ये व्हीकल है इधर से, तो कार ही व्हीकल हो गया ना। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन है, इधर से धुआं निकल रहा है, ये इंडस्ट्री है, इधर से धुआं निकल रहा है। जब इतनी सारी धुआएं मिलकर एयर में मिक्स हो जाती है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। पर क्या ऐसी धुआएं आपको चाहिए? नहीं ना, ऐसी दुआएं तो हमको जिंदगी में नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो दुआएं है ये हमारे जिंदगी के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है वो है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर या फिर पर्टिकुलेट मैटर। तो ये जो टाइनी सब्सटेंसेस है जो हमको दिखने में भी नहीं आ रहे, राइट, ये इतने टाइनी होते हैं और ये ऐसे हवा में तैर रहे होते हैं। ठीक है, ये टाइनी सब्सटेंसेस जो हवा में तैर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, सूट हो गए, पोलन हो गया, मेटल पार्टिकल्स हो गए, इससे हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर या फिर पर्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। तो अब जैसे ये टाइप्स ऑफ पर्टिकुलेट मैटर हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, PM1। अब PM1 क्या हुआ? सबसे अल्ट्रा फाइन, सबसे छोटे 1 माइक्रोमीटर से भी कम को हम PM1 बोलते हैं। ठीक है, पर ये सबसे हानिकारक होते हैं। जितना स्मॉलर हुआ ना उतना वो ज्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे दिल तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो अगर दिल को हानि पहुंचे तो क्या वो अच्छी बात है? नहीं ना, ये डायरेक्टली हमारे दिल पे असर करता है, इसीलिए PM1 जो है सबसे हानिकारक है एंड दिस कैन अफेक्ट हार्ट एंड लंग्स। फिर आता है हमारा PM2.5। ठीक है, PM2.5 जो है इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या लेस है। ये हमारे लंग्स में पेनिट्रेट करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पहुंचा सकता है, जैसे हम अस्थमा कहते हैं, वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, देन है हमारे PM10। PM10 जो है पार्टिकल्स विद 10 माइक्रोमीटर और लेस, तो ये थोड़े से बड़े हुए, राइट, दिस इंक्लूड्स डस्ट, पोलन एंड माउल्ट। फिर TSPM, टोटल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, एंड एज द नेम सेज ये सारे पार्टिकल्स का टोटल है। इधर ये साइज वाइज नहीं देख रहे, आप देख रहे हो ये सारी जो साइज है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड TSPM। अब ये हमारा पोलन क्या होता है ना, पोलन इज द डस्ट फ्रॉम फ्लावर्स, एंड जो ये हमारा सूट है वो क्या है, अभी कोई व्हीकल्स है और उसमें से जो ब्लैक कलर का बर्निंग पार्टिकल जो दिखता है हमें, उसे हम सूट कहते हैं। डस्ट एंड स्मोक तो हम जानते ही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। तो अब हम ध्यान देते हैं अदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की। तो अदर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में क्या आता है? ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ये हो गया हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिलीज है फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। तो ये तो दिख ही रहा है हमको, बर्निंग फॉसिल फ्यूल से जो एग्जॉस्ट है वो आ जाते हैं हमारे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन में। फिर हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज फ्रॉम फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रीज। फिर आता है हमारा सल्फर ऑक्साइड्स, प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम बर्निंग कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आता है एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आता है, वो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो एमिटेड है फ्रॉम व्हीकल्स, पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज। फिर CFCs जो डैमेज करते हैं ओजोन लेयर एंड कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को।
लेड एक टॉक्सिक हैवी मेटल है जो हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो इसको हम ऐसे याद रख लेंगे, कार्स हैव स्मोक नियर सिटी लाइट्स। तो C stands for carbon oxides, H stands for hydrocarbon, S stands for sulfur oxides, N stands for nitrogen oxides, again C stands for CFCs and L stands for lead। तो अगर इंक्लूजन एक्सक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस आ गए और अगर आपने ये एक्रोनिम याद कर लिया तो कि विच ऑफ दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, तो आप इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कॉमन पर्टिकुलेट मैटर इन एयर की। तो जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि डस्ट क्या होता है, स्मोक क्या होता है, ये वही है। तो हमको बस इसका थोड़ा मीनिंग जान लेना है, इसको ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। डस्ट क्या है? डस्ट आर टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम नेचुरल एंड मैनमेड सोर्सेस। तो ये डस्ट के सोर्सेस क्या हुए, जैसे सॉइल हुआ, रोड का डस्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन हुई, माइनिंग हुआ, ड्राई विंडी एरियाज हुए, ये सब डस्ट के सोर्सेस है। अब होता नहीं है कि कभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, हम रैंडमली बोलते हैं कि यार यहाँ से बहुत डस्ट निकल रहा है, तो ये डे टू डे लाइफ में भी हम इसे ऐसे ही यूज करते हैं। तो उसको अगर आप याद रख के अप्लाई करो तो आपको सोर्सेस भी याद हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर स्मोक क्या हुआ, कभी भी हम जब कुछ बर्न हो रहा होता है तो क्या बोलते हैं, देख यार स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है। तो स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड टाइनी पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग मटेरियल्स। तो किसी भी चीज को जब हम जलाते हैं तब जो धुआं आता है उसे हम स्मोक बोलते हैं। जैसे हो गया बर्निंग ऑफ वुड, क्रॉप रेसिड्यू, गार्बेज, इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल्स। तो ये हो गए हमारे स्मोक के सोर्सेस। पोलन क्या है? माइक्रोस्कोपिक ग्रेन प्रोड्यूस बाय प्लांट्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो उसे हम पोलन कहते हैं, जिसका सोर्स हुआ ट्रीज, फ्लावर्स, ग्रासेस, वीड्स। ठीक है, सूट क्या है? फाइन ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स फॉर्म बाय इनकम्प्लीट कंबशन। तो कभी कभी जब कुछ व्हीकल्स पास हो रहे होते हैं तो हमको ऐसे काला धुआं दिखता है, राइट? सो दैट इज नथिंग बट सूट। तो ये इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तब ऐसा धुआं निकलता है। ठीक है, तो सोर्सेस क्या हुए उसके? डीजल इंजन, कोल बर्निंग, बायोमास बर्निंग, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। तो ये सारे हो गए हमारे सूट के सोर्सेस। मेटल पार्टिकल्स क्या है? टाइनी पार्टिकल्स जो मेटल के रिलीज होते हैं फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर मेटल की वेल्डिंग हो गई। तो ये सारी चीजें जो है वो मेटल पार्टिकल्स को रिलीज करती है। सो दीज आर कॉमन पर्टिकुलेट मैटर इन एयर। इसको बस आप जान लो, इसको रट्टा मारना का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो हुआ यूं था कि ये पहाड़ों में हमारा एक प्यारा सा घर था। ठीक है, ये मैं हूं और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो मस्त बारिश आ रही थी तो हमने सोचा कि ठीक है मस्त हम चाय पियेंगे, चाय पकौड़े खा रहे थे हम। तो ऊपर से ना इधर हमारे दुश्मन बैठे थे। ये जो दो थे ये हमारे दुश्मन बैठे थे, इनको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। हर चीज पर टांग अड़ाने का इनका काम था। इन दुश्मनों का नाम था सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये हमारे दुश्मन थे। इनको कहीं से भी हम दिख जाते हैं और हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तो इन्होंने क्या किया, हाथ मिलाया। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड है इन्होंने वाटर वेपर के साथ हाथ मिलाया और ऐसे एसिड वाले फॉर्म किए। ठीक है, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो गया एंड एक नाइट्रिक एसिड फॉर्म हो गया। तो इनकी वजह से इनका प्लान था कि हमारा मजा बिगाड़े। तो इन्होंने क्या किया कि एसिड रेन की बारिश की। तो हम जो सोच रहे थे कि वाव कितनी अच्छी बारिश आ रही है, दैट वाज नो मोर बारिश, इट वाज दिस एसिड रेन। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, हमारा जो इधर चाय की कप थी जो हमने ऐसे विंडो के पास प्लेस की थी वो ब्लू की जगह रेड हो गई। क्यों? क्योंकि ये पॉइजनस थी एंड दिस वाज डन बाय आवर एनिमीज। तो हम तो शील्डेड थे इसलिए हम बच गए, बट हमारी चाय पूरी केमिकल से भर गई। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन में क्या हो रहा है, जो हमारी बारिश है वो एसिडिक हो जाती है। कैसे? क्योंकि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये जब वाटर वेपर के साथ मिल जाते हैं तो प्रोड्यूस होती है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड।
एंड जब फिर वो बारिश बरसात होती है वो हमारी नॉर्मल या नेचुरल रेन नहीं होती है, इट विल बी एसिडिक एंड इट विल बी द एसिड रेन. द एसिड मिक्स विद क्लाउड वाटर एंड फॉल्स टू द अर्थ एज एसिड रेन. क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये डैमेज करती है प्लांट को, फॉरेस्ट को. जब हमारी चाय ही खराब हो गई तो मतलब समझो कितनी खतरनाक है. सो ये हार्म करती है एक्वेटिक लाइफ को, ये सॉइल को एसिडिक बनाती है, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, मेटल को करोड कर देती है. तो ये इतना हानि पहुंचाती है. ठीक है, तो इसकी इसकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हम खुद की मदद कैसे कर सकते हैं एसिड रेन से बचने के लिए? तो ऐसे दुश्मन काफी होते हैं, तो हमें हमारा सेफ्टी रखना है. जैसे प्लांट मोर ट्रीज, reduce emissions from industries, use public transport, carpool. कारपूल कहते हैं यूज करो, बट यार हमारी जैसे सिटी में कारपूल का भी ऑप्शन नहीं रहता. सेव एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी, reduce, reuse and recycle. So this is the concept of acid rain. तो चलिए अब हम बात करते हैं स्मॉग की. तो स्मॉग क्या है? तो इधर क्या लिखे हैं, when smoke meets fog air becomes the enemy. तो कहना क्या चाहते हैं? Smoke is a type of air pollution that is a combination of smoke, dust and other particulates with fog. They create a dense layer of visible air pollution. तो जब ये डस्ट पार्टिकल्स हुए, स्मोक हुआ, जब एयर में मिक्स हो जाती है तो स्मोक क्रिएट होता है. ये एक बहुत ही डर्टी थिक लेयर फॉर्म होता है जो विजिबल होता है. ठीक है, तो इसे हम स्मोक कहते हैं. तो सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सल्फरस स्मॉग. इसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं. लंदन स्मॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि 1952 में लंदन इससे इफेक्ट हुई थी, तो इसे लंदन स्मॉग कहते हैं. इट्स कॉज्ड बाय सच कंडीशंस रिजल्टेड इन अ थिक लेयर ऑफ स्मॉग ओवर द सिटी. तो ये स्मॉग आप देख सकते हो ना, पूरी सिटी को ही कवर कर रहा है, राइट? सो इट्स वेरी विजिबल टूवर्ड्स इनटू द सिटी. ठीक है, इसका हेल्थ इफेक्ट क्या है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, लंग डिसीजेस फॉर्म हो जाते हैं. एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में भी प्लांट को इफेक्ट करता है, बिल्डिंग को करोड कर देता है. ठीक है, बट आगे ऐसे देखा जाए तो गवर्नमेंट पॉलिसीज और शिफ्ट टू क्लीनर एनर्जी सोर्सेस ने रिड्यूस किए सल्फरस स्मॉग को, पर ये फिर भी जो कोल डिपेंडेंट एरियाज है उधर अकर हो सकती है. तो जो वेदर कंडीशंस जहाँ पे ये अकर होती है वो है कोल्ड, ह्यूमिड एंड विंडलेस रीजन. तो ऐसे कंडीशंस में ये पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो जाते हैं क्लोज टू द ग्राउंड. सो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे. ये देखो पूरी सिटी के अंदर तक ऐसे ट्रैप हो गया है. एंड इट्स मोस्टली विजिबल इन विच काइंड ऑफ रीजन? एक तो जो कोल्ड डिपेंडेंट हो जाते हैं वो कोल्ड रिच एरियाज, एंड विंडलेस एरियाज जो कोल्ड ह्यूमिड एरियाज होते हैं. तो क्योंकि वो विंडलेस एरिया होती है उधर वो ट्रैप हो जाता है. So it mainly comprises of sulfur dioxide and particulate matter which often originates from coal-rich industrial areas. So this is all about sulfur smog. बात अब हम करते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग की. तो ये कौन सा स्मॉग है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है ना वो मिक्सचर है ग्राउंड लेवल ओजोन की, ठीक है, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की. जब ये केमिकल सनलाइट के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो व्हीकल के एमिशंस होते हैं ना, जो व्हीकल के एमिशंस होते हैं इस सब से मिक्स हो जाते हैं, तो ये होता है हमारा फोटोकेमिकल. तो आप ना इसको ऐसे डायग्राम ही बना दो, एक अच्छी सी प्यारी सी गाड़ी बना दो साइड में, फिर ऐसे लिख लो NOx O3 VOC एंड एक सन बना दो. तो आपका अगर इतना सा हो गया तो समझ लो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, वो मीनिंग आपको समझ में आ गई है. तो थियोरिटिकली भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं. So this smoke is a mixture of pollutants, mainly ground level ozone, resulting from sunlight reacting with nitrogen oxides and volatile organic compounds from vehicle emissions. तो इसलिए ये vehicle बनाया गया है. This ground level ozone is specifically formed by sunlight acting on vehicle emission pollutants. तो कह रहे हैं कि ये जो ground level ozone है ये कैसे फॉर्म हुआ? जब सनलाइट ये vehicle emission के pollutants पे रिएक्ट किए तब ये ओजोन फॉर्म हुआ है. तो ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म हुआ है वो अच्छा है या बुरा? इट इज डेंजरस. वो अच्छा नहीं है क्योंकि वो हमारी हेल्थ को खराब करता है. जबकि जो स्ट्रेटोस्फियर का ओजोन है, हमने प्रीवियस वीडियो में स्फीयर्स के बारे में पढ़े थे, राइट? तो जो स्ट्रेटोस्फियर का जो ओजोन है वो बेनिफिशियल है. क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि वो हमको यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं पैन की.
फेरोसाइसिटिल नाइट्रेट, ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो फोटोकेमिकल स्मोक का ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है जो फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन से इन्वॉल्विंग VOC, NOx एंड O3 विद सन्स रिएक्शन, ठीक है, इन सनलाइट। एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्री, अभी ये व्हीकल दिख रहा है, इंडस्ट्री दिख रही है, इसके एमिशंस जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऑलमोस्ट सेम वाली बात हो गई, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। एक्सपोजर टू पैन एंड फोटोकेमिकल स्मोक कैन वर्सन रेस्पिरेटरी एंड लंग कंडीशंस लाइक एस्थमा एंड ब्रोंचिटिस। तो ऐसे ऐसे हमको कंडीशंस हो सकते हैं, ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज होती है। तो सनलाइट का फोटोकेमिकल पे क्या डिपेंडेंस, दिस फॉर्म्स इन सनी अर्बन एरियाज विद हैवी ट्रैफिक। तो सेम चीज हम जो पहले पढ़े हैं कि जहाँ पे सनलाइट बहुत हैवी है और ट्रैफिक भी बहुत हैवी है, वैसी एरियाज में ये फॉर्म होता है। जैसे हमने पिछले में क्या पढ़ा था कि कोल्ड ह्यूमिड एरिया में जो है ये हमारा लंदन स्मॉग फॉर्म होता है, पर इस केस में क्या है, सनी वेदर पे एम्फेसाइज कर रहे कि हॉट कंडीशंस पे। दिस अपीयर इन हेजी, this occurs in hot sunny conditions with stagnant air and it appears as a hazy brownish cloud। तो ये जो क्लाउड का कलर जो इधर फॉर्म हो जाता है ना, ये जो क्लाउड का कलर, तो ये थोड़ा मतलब ब्राउनिश हो जाता है, तो जो हमको देखने मिलता है नजारा, इट विल लुक लिटिल ब्राउनिश। तो इट इरिटेट्स आईज, थ्रोट, लंग्स, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, क्रोनिक ब्रोंचिटिस हो जाता है। एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो ये क्रॉप्स को हार्म करता है, वेजिटेशन को हार्म करता है, रबर, प्लास्टिक, ऐसी चीजें, ऐसे मटेरियल्स को हार्म करता है। तो ठीक है, इसका लॉस एंजलिस से क्या कनेक्शन है? ये सेम चीज जो है हमको उधर देखी गई थी जहाँ पे हाई व्हीकल से एमिशंस हो रहे थे एंड सनी वेदर था जिसने कंट्रीब्यूट की थी ऐसे प्रिविलेंस को। अभी भी ये देखी जा सकती है अर्बन एरियाज में जहाँ व्हीकल्स की यूसेज बहुत ज्यादा है एंड क्लाइमेट बहुत सनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा फोटोकेमिकल स्मोक। तो अब हम पढ़ते हैं विंटर स्मोक के बारे में। सो इधर क्या कह रहे हैं कि यूजुअली क्या होता है कि जब वार्म एयर राइज होता है तो वो पोल्यूशन को कैरी अवे कर लेता है, पर विंटर में क्या होता है, जब ये वार्म एयर होता है ये एक लिड की तरह एक्ट करता है, ये कोल्ड एयर को जो है ग्राउंड की तरफ ट्रैप कर लेता है। तो इसकी वजह से ये जो विंटर स्मोक है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो विंटर स्मोक में दिल्ली का एग्जाम्पल लिए हैं। इधर क्या लिखा है, विंटर स्मोक कैन बी पर्टिकुलरली डेंजरस due to combination of stagnant air, increased pollution sources and reduced dispersion of pollutants that we commonly observe in Delhi during winter months. Photochemical smog on other hand क्या था, it was associated with chemical reaction between nitrogen oxide, VOCs in the presence of sunlight। तो इधर जैसे हमने सबसे पहले लंदन स्मॉग की बात की, उधर कोल्ड ह्यूमिड एरिया के बारे में कहा था, फिर फोटोकेमिकल स्मॉग में सनलाइट के बारे में कहा था, और विंटर स्मॉग में एज ए नेम इटसेल्फ टेल्स, तो ये विंटर टाइम में जो स्मॉग फॉर्म होता है उसके बारे में कहा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉग। तो आप अभी वीडियो को थोड़ा पॉज करके वापस देख लीजिए वरना कंटेंट बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। सो इन नेक्स्ट स्लाइड आई बी डिस्प्लेइंग वन टेबल, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए, देन अगेन स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्लाइड। तो कब से हम VOCs कर रहे हैं, तो VOCs होता क्या है, तो ये जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये केमिकल्स है जो इजीली वेपर या गैसेस में टर्न हो जाती है। ये एवरीडे प्रोडक्ट्स एंड मटेरियल्स में हमें दिखाई पड़ता है। अब जैसे देख लीजिए, पेंट हुआ, वार्निशेस हुए, हमारे कॉस्मेटिक्स हुआ, अडहेसिव्स हुआ, पॉलिस्ट्री हुआ, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हुए, पेट्रोलियम हुआ, रिफाइनिंग फ्यूल्स हुए। तो ये सारी चीजें जो डे टू डे हम यूज करते हैं तो उसमें VOCs फाउंड होता है। ये क्या होता है कि ये इजीली एयर में एस्केप हो जाती है रूम टेम्परेचर में, जिसकी वजह से हम उसे स्मेल कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि ये पेंट है, पेंट का जब भी कभी पेंट होता है वी कैन सेंस अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, राइट। सो वो सब VOC ही है। अब आप देख लो, पॉलिस्ट्री का मतलब हुआ आप जैसे सोफा पे वो जो कवर या क्लॉथिंग का जो फैब्रिक लगता है उससे भी जो हमें स्मेल आती है, तो वो एक फॉर्म का VOC है। क्योंकि हम क्यों स्मेल कर पा रहे, बिकॉज दे टर्न इनटू वेपर्स वेरी इजीली, हमको इमिडिएटली वो स्मेल आ जाता है, राइट। पर इसका बहुत सारे हेल्थ डैमेजेस है, जैसे
कार्सिनोजेंस, तो VOC से कैंसर हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, लिवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, एंडोक्राइन डिस्टर्ब हो जाता है। तो दीज आर सर्टेन हेल्थ डैमेजेस जो VOC कॉज कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा VOC। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफिक प्रोविजंस बनाए हैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, विच इज आर्टिकल 48A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये जो पहले वाला आर्टिकल है ये गवर्नमेंट को बोलता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है ये क्या बोलता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे NAMP नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये क्या है, तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रन करते हैं इसे। ये मॉनिटर करती है एयर क्वालिटी अक्रॉस इंडिया। इट यूजेस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI टू मेक एयर क्वालिटी इजी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे पॉल्यूटेंट्स है जैसे PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, एमोनिया एंड लेड, ये सारे पॉल्यूटेंट्स को ये मेजर करता है, ठीक है। द AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज 6 कैटेगरीज फ्रॉम गुड टू सिवियर बेस्ड ऑन द पॉल्यूशन लेवल्स। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो NAMP प्रोग्राम है ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रन करती है एंड ये मॉनिटर करते हैं एयर क्वालिटी अक्रॉस इंडिया, कि एयर क्वालिटी को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए NAQI है विच इज द नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये मेजर करते हैं पॉल्यूटेंट्स जो हमारे एयर में है, जैसे PM10 हुआ, PM2.5 हुआ, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ी थी, वो सारे पॉल्यूटेंट्स को मेजर करने में मदद करते हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स के 6 कैटेगरीज है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जो एयर की क्वालिटी है वो क्या है। अगर 301 to 500 के बीच में आई तो ये देखो इतने गुस्से से देख रहा है, ठीक है, इतने गुस्से से देख रहा है क्योंकि ये बहुत हजार्डस हो गया है एंड इमरजेंसी कंडीशन है और हेल्थ को बहुत इफेक्ट करेगा। फिर थोड़ा मतलब ये पर्पल वाला भाई आया है जो बोल रहा है 201 to 300 वेरी पुअर, हेल्थ अलर्ट है, अभी भी ये सीरियस इफेक्ट है। फिर आता है हमारा रेड भाई, ये बोलता है कि ठीक है पुअर है 151 to 200, ये अनहेल्दी है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए जिनको रेस्पिरेटरी की कंडीशंस हुई जैसे अस्थमा हुआ, उन सबके लिए थोड़ा सही नहीं है। फिर आता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर का गया, दिख नहीं रहा है वैसे इधर ऑरेंज। सो ये मॉडरेटली पोल्यूटेड है 101 to 150, तो ये एक्सेप्टेबल है काफी लोगों के लिए, बट जो लोग ज्यादा सेंसिटिव है हेल्थ को लेके उनको इफेक्ट कर सकता है। फिर आती है हमारी सेटिस्फैक्ट्री ग्रुप, ये एक्सेप्टेबल है फॉर माइनर कंसर्न्स, बट जो मतलब सेंसिटिव इंडिविजुअल्स है उनके लिए ये माइनर कंसर्न हो सकती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मिनिमल इम्पैक्ट ग्रीन, मतलब ये भाई बहुत खुश हो गए हमारे, ठीक है, खुश है इसलिए स्माइली डाल दिया, पूरा ग्रीन वाला ग्रीन फ्लैग है ये पूरे, कि इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमल है और एयर क्वालिटी भी सेटिस्फैक्ट्री है। फिर अब हम बात करते हैं इसकी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS। तो ये क्या है, ये डेवलप्ड है बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लिमिट करते हैं अबाउट 12 पोल्यूटेंट्स के लिमिट ये सेट करते हैं, जैसे हो गया हमारा PM10, PM2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, O2, लेड, ये सारे क्राइटेरिया के एयर पोल्यूटेंट्स को लिमिट सेट करते हैं। Also includes additional pollutants like arsenic, nickel, benzene, benzopyrin, जो known है for carcinogenic and toxic effects, मतलब जो कैंसर जैसी बीमारी के लिए जो हार्मफुल होते हैं, राइट, उतना टॉक्सिक इनका इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो इन सब के लिए नोन है। ज्यादा फोकस ये लोग किस पे कर रहे हैं, ज्यादा फोकस हो रहा है PM2.5 पे, क्योंकि PM2.5 जो है वो थोड़े छोटे पार्टिकल्स है, तो इनका हेल्थ रिस्क जो है वो सीवियर होता है, क्योंकि ये जो फाइन पार्टिकल्स है ये पेनिट्रेट कर सकते हैं हमारे लंग्स में, हमारे ब्लड स्ट्रीम को एंटर कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स को ये कॉज कर सकते हैं। तो क्लीनर फ्यूल्स एंड एमिशन नॉर्म्स हैव रिड्यूस्ड
सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल्स। तो क्लीनर फ्यूल से क्या हो रहा है, ये जो क्लीनर फ्यूल है इसकी वजह से ठीक है रिड्यूस हो रहा है जो कंटेंट हमारे एयर में है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। सो स्विचिंग फ्रॉम coal. So switching from coal to LPG has helped lower pollution. When burned, coal emits high level of pollutant. तो coal से LPG में switch क्यों किया गया है, क्योंकि जब burn होता है coal तो बहुत pollutants create हो जाते हैं, तो इसीलिए coal से LPG में transform होने में बहुत फायदा हुआ है, including PM, sulfur dioxide, nitrogen oxide and various greenhouse gases. ठीक है, फिर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर कंडीशन फोरकास्टिंग सफर। तो ये क्या कहते हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। ये हमें रियल टाइम एयर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन देता है एंड फोरकास्ट भी देता है मेजर सिटीज की। ये डेवलप्ड है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे एंड ऑल्सो इंक्लूड्स वेदर पैरामीटर वार्निंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो इधर हमारा कवर होता है नाम, NAQs एंड सफर। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत स्टेज विच इज ऑल्सो नोन एज द BS नॉर्म्स। ठीक है, इनका क्या एजेंडा था कि क्लीनर एनर्जी, क्लीनर एयर एंड बेटर फ्यूचर। तो BS नॉर्म्स जो है वो सेट थे बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स की जो पॉल्यूटेंट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेट किया था। दीज नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, जिसे हम यूरो नॉर्म्स भी कहते हैं। जो इनके स्टेजेस है यहाँ पे हम देख सकते हैं BS1 से BS6 तक का इसका जर्नी रहा है। तो स्टेजेस रेंज फ्रॉम भारत 1 टू भारत 6 being the latest one. लेड was removed from automobile fuel in 2000. तो 2000 में लेड ऑटोमोबाइल से रिमूव की गई थी। BS6 norms effective from April 1, 2020 significantly reduce pollutant. तो इधर 2020 के बाद जो हम देख रहे हैं अभी तक में सिग्निफिकेंटली काफी लेवल तक एयर पोल्यूशन रिड्यूस हुआ है। ये इफेक्टिव कब से था, BS1 2000 अप्रैल 1 से ये इफेक्टिव रहा है और इसकी यहाँ तक की जर्नी रही है अब तक की। ठीक है, एंड 2020 से लेके अब तक जो हम देख रहे हैं काफी सुधार हुआ है हमारे एयर में। तो देख लीजिए कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए। लोअर PM 2.5 लेवल, तो 2.5 जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसका लेवल बहुत ही कम हो गया है। रिड्यूस सल्फर कंटेंट, सल्फर का कंटेंट कम हो गया है, तो लोअर सल्फर मतलब फ्यूल क्लीन हुई एंड लॉन्गर इंजन की लाइफ हुई है। मेजर रिडक्शंस इन हार्मफुल एमिशंस, तो हार्मफुल एमिशंस जो है जैसे हमारे इधर पर्टिकुलेट मैटर है वो 80% लेस हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो 70% लेस हो गए। तो इधर देखो कि ये क्या बता रहे हैं कि BS4 में कितने हाई एमिशंस थे और इधर देखो कितना क्लीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो BS6 व्हीकल्स एमिट 80% लेस पर्टिकुलेट मैटर एंड 70% लेस नाइट्रोजन ऑक्साइड पर किलोमीटर कंपेयर टू प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है। मतलब आप देख सकते हो ना कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसा नहीं है गवर्नमेंट स्टेप्स नहीं लेती है, गवर्नमेंट भी काफी स्टेप्स लेती है और उससे बहुत फायदा भी हमारा होता है। तो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रोल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम व्हीकल्स आर BS नॉर्म्स। ठीक है, एंड व्हाई डज इट मैटर, क्योंकि इट इज गिविंग क्लीनर एयर फॉर हेल्दियर लंग्स, ये रिड्यूस करते हैं पोल्यूशन फॉर अ ग्रीनर एनवायरनमेंट, बेटर इंजन परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी क्रिएट करते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करते हैं। तो देखो क्या टैगलाइन लिखा है, क्लीनर व्हीकल्स, स्ट्रॉन्गर नेशन, बेटर टुमारो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर BS नॉर्म्स। तो अब हम बात करते हैं इंडोर एयर पोल्यूशन की। तो सबसे पहले ही ये क्या लाइन कह रहे हैं कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है ये इनविजिबल थ्रेट है पर इसका इम्पैक्ट रियल है। हम काफी हमारा लाइफ का जो टाइम है 90% ऑफ लाइफ हम इंडोर ही स्पेंड करते हैं। तो बट इंडोर का जो एयर है वो 2 to 5x ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है आउटडोर से, बट वो दिखने में हमारे नहीं आता। तो इंडोर का जो एयर पोल्यूशन है वो और भी ज्यादा हार्मफुल होता है। पर ये होता क्यों है? This is caused by inefficient burning of fuels like cow dung हुआ, agriculture के waste हुए, coal हुआ, wood हुआ, especially in poorly ventilated house।
तो इधर क्या हो रहा है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एफिशिएंटली नहीं हो रही, तो उससे पॉल्यूशन हो जाता है। विंटर में ये और कंडीशन वर्स हो जाती है। विंटर में हम ज्यादातर डोर जो है क्लोज रखते हैं, ठीक है। तो रूरल एरियाज में ज्यादातर देखने मिलता है कि कंडीशन और वर्स हो जाती है। फिर ये क्या देख रहे हैं, स्मोकलेस चूल्हास। तो स्मोकलेस चूल्हास या फिर स्टव जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे ताकि कि इंडोर पोल्यूशन कम होए, बट इसका उतना सक्सेस नहीं हुआ इस मोटिव के हिसाब से। सॉरी। फिर हम बात करते हैं कॉमन इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स की, ठीक है। जैसे एयरबोर्न पार्टिकल्स, अब जैसे डीजल के एग्जॉस्ट हुए, डस्ट हुआ, स्मोक हुआ, ये सारे सोर्सेस से एयरबोर्न पार्टिकल्स से पोल्यूशन हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड, अब जैसे बिल्डिंग के मटेरियल हुए, फर्नीचर हुआ, कुकिंग हुए, स्मोकिंग हुए, इससे हो जाता है। तो फर्नीचर से भी काफी पोल्यूटेंट्स ऐसे हमको कॉज हो जाते हैं जो दिखने में नहीं आ रहे। हाउस होल्ड ओडर्स एंड गैसेस, जैसे पेंटिंग हुई, कुकिंग हुआ, स्मोकिंग हुए। देन ओजोन फ्रॉम आउटडोर एयर, ग्राउंड लेवल ओजोन इज हार्मफुल टू ब्रीथ। तो हमने पढ़ा था कि ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो अच्छा ओजोन नहीं होता, हार्मफुल टू ब्रीथ होता है। एंड जो स्ट्रेटोस्फियर वाला है, it is a good ozone because it protects us from UV rays. Then carbon dioxide from people exhaling and cooking. So in a nutshell ये कहना चाहते हैं कि देख लो, ये जो डे टू डे चीजें हैं जो हमको दिखने में भी नहीं आ रही है, इससे हमारा एयर पोल्यूशन कॉज होता है। तो अब इसका मेथड क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम इसे। तो इधर कुछ मेजर्स बताए, जैसे कंबशन। जब एलपीजी गैस होता है वो फ्यूल जो है वो और एफिशिएंटली बर्न कर लेती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कंबशन। फिर आता है हमारा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे किचन में चिमनी हुई, ठीक है, ये स्क्रबर्स जो है कुकिंग गैसेस को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन मेथड हो गया। फिर आता है हमारा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन, तो एड्सॉर्प्शन क्या हुए, एड्सॉर्प्शन मतलब जैसे एयर प्यूरिफायर हुआ, कार्बन फिल्टर हुआ। तो ये क्या होता है, ये हमारे स्मोक, बैड ओडर्स को ट्रैप कर लेते हैं। फिर आते हैं हमारे फैब्रिक फिल्टर्स। अगेन अभी जैसे एसी फिल्टर हुआ, तो एयर प्यूरिफायर हुआ, ये हमारे जो अगर डस्ट वगैरह भी हो तो वो इसे कैच कर लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पर्सिपिटेटर्स, ये यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस टू रिमूव गैसेस, ठीक है। ये एडवांस लेवल के जो एयर प्यूरिफायर्स है उसे यूज करते हैं ताकि के गैसेस रिमूव हो सके। फिर बोलते हैं कि आप डोमेस्टिक मेजर्स भी ले सकते हो, जैसे विंडोज को खुला रखना, एग्जॉस्ट फैन को यूज करना, एलपीजी को यूज करना। तो इन सब से भी आप डोमेस्टिक मेजर्स लेके एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन मेजर्स, जैसे लेस व्हीकल स्मोक आउटसाइड। तो व्हीकल स्मोक जो क्रिएट होती है घर के थोड़े बाहर में, तो उसको थोड़ा कम कर दीजिए। तो क्लीनर एयर जो है इनसाइड होम भी मेंटेन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एयर पोल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं मीथेन की, ठीक है। मीथेन क्या है, मीथेन एक नेचुरल गैस है जो कलरलेस है, ओडरलेस है एंड फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल मतलब इजीली ये फायर कैच कर सकता है, ठीक है। मीथेन डेंजरस क्यों है, क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके क्लाइमेट चेंज का कॉज बन जाता है। तो मीथेन इज अबाउट 25 टाइम्स मोर पावरफुल दैन कार्बन डाइऑक्साइड in trapping heat over a 20-year period. This is called global warming. So GWP measures how much heat a greenhouse gas traps in atmosphere over a certain period compared to carbon dioxide. तो ये 25x more powerful है कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसके सोर्सेस क्या है, सोर्सेस ये है कि एक है हमारा नेचुरल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस से भी ये होता है। अब जैसे देख लीजिए काऊ, काऊ क्यों बना है, क्योंकि काऊ का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मीथेन प्रोडक्शन, ठीक है। डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, या फिर एनवायरमेंटल चेंजेस हुए जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस, वेदरिंग। तो इन सब से भी मीथेन प्रोड्यूस होता है। फिर हम देख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज हुई, जैसे गार्बेज डंप, ऑयल एंड गैस सिस्टम्स, ऑयल की गैस सिस्टम की कुछ लीकेज अगर हुई, फार्मिंग के थ्रू हो जाता है, कोल माइनिंग के थ्रू हो जाता है, बर्निंग जब हम करते हैं फॉसिल फ्यूल का, बायोमास का, तब मीथेन प्रोड्यूस हो जाती है। वाटर वेस्ट को ट्रीट करते हैं तब मीथेन प्रोड्यूस हो जाती है। फैक्ट्री के प्रोसेसेस से मीथेन प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो हमारा CH4 है मीथेन,
ये ट्रैप हो जाता है, ये जब ट्रैप करता है हीट इन एटमॉस्फेयर और हमारे प्लैनेट को और वार्म कर देता है, ठीक है। अब नेचुरल मीथेन प्रोडक्शन, जैसे हमने पहले बात की थी काउ की, सो मीथेन इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मीथेनोजेंस, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स लाइक काउस, ठीक है। फिर सॉलिफ्लक्शन एंड मेल्टिंग आर्कटिक परमोफ्रॉस्ट। अब इधर क्या हो रहा है, अभी जैसे ये आइस लाइक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेनली अकर्स इन फ्रोजन ग्राउंड, पोलर एंड सब पोलर रीजन अफेक्टेड बाय सीजनल टेम्परेचर। तो जब ये वार्म होने लग जाते हैं और जब ये मेल्ट हो जाता है तब मीथेन रिलीज होने लग जाती है, ठीक है। तो यही इधर बताना चाहते हैं कि जब परमोफ्रॉस्ट लूजन्स, मीथेन इज रिलीज, दिस ग्रीन हाउस गैस ट्रैप्स हीट एंड वार्म्स द प्लैनेट। दिस क्रिएट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप। मतलब जैसे क्या हो रहा है कि मीथेन जब वो आइस जैसी जो फ्रोजन एरिया होती है, जब वो मेल्ट हो जाता है तो मीथेन रिलीज होता है। तो इससे क्या होता है, सेम चीजें, मोर मीथेन रिलीज हो जाती है, मोर वार्मिंग हो जाता है, इसलिए मीथेन का जो प्रोडक्शन है और स्पीड अप हो जाता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव फीडबैक लूप बोलते हैं। ओवर द पास्ट 2 decades मीथेन लेवल हैव इंक्रीज शार्पली। Methane stays in atmosphere for a shorter time than carbon dioxide. So carbon dioxide से 25x पावरफुल है, 25 टाइम्स पावरफुल है, पर ये शॉर्टर टाइम रहता है कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड रिड्यूसिंग मीथेन एमिशंस कैन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। तो इसके स्टेप्स बता रहे कि अगर मीथेन का एमिशंस रिड्यूस हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग स्लो हो सकती है। Countries like China, USA, Russia, India, Brazil, and Indonesia are major contributors to methane's emission. तो इंडिकेशन ऑफ लाइफ, तो ये कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ मीथेन से कुछ प्लैनेट में लाइफ के भी इंडिकेशंस दिखाए जा रहे हैं, जैसे हुआ हमारा मार्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट CH4। तो अब हम बात करते हैं मोनोट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की। तो इधर क्या कह रहे हैं, अब ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जो ग्राउंड लेवल का ओजोन है वो बैड ओजोन है, क्योंकि ये हमको कॉज करता है डिसीजेस लाइक अस्थमा या लंग बेस्ड डिसीजेस। एंड जो ये स्ट्रेटोस्फेयर का ओजोन है ये गुड ओजोन होता है, क्योंकि ये हमको यूवी रेडिएशन से बचाता है, स्किन कैंसर ऐसी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन फॉर्म कैसे होती है, जब ये यूवी रेडिएशन है जब ऑक्सीजन से मिल जाते हैं तब ये O3 फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं ओजोन। तो ऐसे हमारा ओजोन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर ओजोन डिस्ट्रॉय हो कैसे रही है, ओजोन को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये जो केमिकल्स हुए हमारे CFCs, हेलॉन्स, HCFCs, ये सारे केमिकल्स जब यूवी रेज से मिल जाते हैं तो ये यूवी रेज ब्रेक डाउन कर देता है उन्हें। एंड हमारा मतलब जब सनलाइट उसे ब्रेक डाउन करता है, हार्मफुल केमिकल्स जैसे क्लोरीन हुआ, ब्रोमाइन हुआ, ये फॉर्म हो जाते हैं, और ये जो एटम्स है ये ओजोन को बार बार डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारा जो ओजोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे केमिकल्स है जिससे हमारा ओजोन डिस्ट्रॉय हो रहा है। एक है जैसे CFC, ये हमारे ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से कॉज होता है ये गैसेस, ठीक है। फिर आता है हमारा हेलॉन्स, हेलॉन्स जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक है, तो उससे कॉज होता है। फिर आता है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये यूज होती है जैसे इंडस्ट्री में कुछ क्लीनिंग हो, केमिकल की प्रोडक्शन हो, तो उधर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो जाता है। फिर हमारा है मीथाइल क्लोरोफॉर्म, सो दिस इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल पार्ट्स एंड मशीन्स, तो उससे ये मीथाइल क्लोरोफॉर्म आता है। HCFCs, तो ये अगेन ACs, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग सिस्टम, इन सब से फॉर्म होता है। तो ये सारे ये सारे पार्टिकल्स में क्लोराइन एंड ब्रोमाइन है, जिससे ओजोन हमारी डिस्ट्रॉय होती है, जो हमने इधर पढ़ा था, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी कि कैसे ये डिस्ट्रॉय हो रही है। फिर हम बात करते हैं डॉप्सन यूनिट्स की। तो डॉप्सन यूनिट्स क्या है, ये मेजर करती है कि अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। तो इधर बात करिए कि जो लेयर of ozone, if all ozone in the atmosphere were compressed into a single layer, तो वो जो ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको ये मेजर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 DU से कम हुआ तो ये ओजोन डिप्लीटेड रीजन है, अगर 500 DU से ज्यादा हुआ तो ये रीजन जो है ओजोन लेवल्स इसके बहुत हाई है। तो ये जो डॉप्सन यूनिट्स है ये एक मेजरमेंट यूनिट है।
तो एंड रिजल्ट क्या है, अगर ओजोन बार बार डिप्लीट होता गया तो ओजोन होल फॉर्म हो जाएगी एंड इससे क्या होगी, यूवी रेडिएशन जो है हम तक पहुंचने लग जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल चीज है, तो ओजोन होल क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट मोनोट्रियल प्रोटोकॉल इन अ नटशेल। So now we have come to the very last concept of today's session, which is Kigali Agreement, जो 2016 में फॉर्म हुआ था। तो ये क्यों नीडेड था, क्योंकि HFCs जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। एंड इससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग की पोटेंशियल बहुत हाई हो जाती है। A global agreement to reduce HFC and slow down global warming, क्योंकि जब हीट ट्रैप हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि HFC कैसे कॉज होती है, रेफ्रिजरेटर, एसी से, एरोसल स्प्रे से, फोम इंडस्ट्रीज से, कूलिंग सिस्टम से, HFC से हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो दिखने में जो हमको छोटी सी चीज लगती है, क्योंकि हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि हमारे घर में एक रेफ्रिजरेटर हुआ तो उससे क्या ही हो जाएगा, बट अगर हम क्लब टुगेदर करें, ये सारी छोटी छोटी चीजों से ही हमारा एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो जाता है। तो HFCs हार्म कैसे करती है अर्थ को, HFCs जो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, ये ट्रैप करती है हीट। तो जब हीट ट्रैप होती है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो जाती है और इसके इफेक्ट से क्लाइमेट चेंज हो जाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो जाती है। तो ये सब रिड्यूस करने के लिए ही ये अग्रीमेंट बनाया गया है। तो किगाली अग्रीमेंट इज एन एड ऑन टू मोनोट्रीट प्रोटोकॉल 1987, जो हमने पिछले में पढ़ा था उसका ये एड ऑन है। पिछले में क्या है, ज्यादातर वो डायरेक्टली ओडीज दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को टारगेट कर रहे थे, पर इधर मेजरली फोकस जो है HFCs का ही अलग से फोकस है। एक्सपेक्ट ये करा जा रहा है कि अवॉइड करे HFCs एंड अप टू 0.5 सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय 2100। तो जैसे एक्सपेक्ट करने के लिए कह रहे हैं ये बाय 2100, एंड ये प्रोटेक्ट करेगी क्लाइमेट एंड सपोर्ट करेगी हमारा सस्टेनेबल फ्यूचर। तो मेन गोल क्या है, जैसे हमने ये पूरी समरी है कि HFC को रिड्यूस करो, लिमिट करो ग्लोबल वार्मिंग को अप टू 0.5 डिग्री सेल्सियस, प्रोटेक्ट करो हमारी प्लैनेट को, ठीक है। एंड ये टारगेट अचीव होनी चाहिए बाय 2100। तो ये विदाउट एक्शन देखो हमारा कैसे दिख रहा है, ठीक है। प्लैनेट अगर एक्शन ना लिया जाए तो ये हाल होने वाला है, एंड अगर हमने एक्शन ले लिया तो फिर भी हम हमारे प्लैनेट को बचा सकते हैं। फेज आउट स्केड्यूल तो देख लीजिए, जो डेवलप कंट्री है जैसे USA हुआ, यूरोप हुआ, उन्होंने स्टार्ट कर दिया 2019 में। डेवलपिंग कंट्रीज है, दे आर बिगिनिंग विद ग्रेजुअल रिडक्शन। मैक्सिमम रिडक्शन जो है 2040 तक 40% रिडक्शन देखने का मतलब ध्यान रखा जा रहा है, एंड फेज आउट कंप्लीटली करने का ये टाइमलाइन जो सबको दिया गया है वो है 2040। तो पोल्यूटेंट लेवल्स ये क्या है, ये लेवल्स है जो हमको एसेस करने में मदद करते हैं कि पोल्यूटेंट्स की क्या टॉक्सिसिटी है, जो एनिमल्स को, ह्यूमंस को, पूरी एनवायरनमेंट को जो किस लेवल पे टॉक्सिक माना जाता है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा NOEL, जो नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल है। ये क्या है कि हाईएस्ट डोज जो दिए जाते हैं जहाँ पे एनिमल्स ने कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाए, इसलिए इसे नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल कहते हैं। फिर आता है हमारा लीथल डोज, तो इधर 50% इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो डोज है इट किल 50% ऑफ द टेस्ट एनिमल्स, तो मतलब 50% तक इफेक्ट हो रहा है। फिर लोएस्ट ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है कि एडवर्स लेवल जो है बहुत ही कम दिखाई दे रही है, एंड ये एक्सेप्टेबल डेली इनटेक है, ठीक है। जो डेली इनटेक अमाउंट है ये उतना एडवर्स इफेक्ट नहीं देगा। फिर आता है हमारा नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल, सो दिस इज एस्टैब्लिश्ड टू द रेफरेंस डोज, द अमाउंट दैट कैन बी इनहेल्ड डेली ओवर लाइफ टाइम, और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो NOEL में क्या है, हाईएस्ट डोज दिया गया है पर यहाँ पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा है। LD50 में क्या है, 50% एडवर्स इफेक्ट दिखा जा रहा है। LOEL में लोएस्ट ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट है, इफेक्ट थोड़ा मतलब लो है, ठीक है।
तो NOEFF क्या है? नो ऑब्जर्व इफेक्ट लेवल, एंड ये लाइफ टाइम में भी लिया जा सकता है विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। थैंक यू एवरीवन। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और इससे आपको कुछ बेनिफिट्स हुए हैं, पढ़ने में मज़ा आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अपकमिंग सेशंस में हम और टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर कुछ सजेशंस हो या फीडबैक हो जिससे मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ, या फिर कोई टॉपिक को मैं ऐड कर सकती हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड